सो आज 15 अगस्त 2021 सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो पहले तो सॉरी फॉर लेट वीडियो अपलोडिंग, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। सो ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे एस फेज के, सेल साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट जो फेज है एस फेज। हम जानते हैं सेल साइकिल का टू मेन इंपॉर्टेंट फेज है, एक हो गया एस फेज और दूसरा हो गया एम फेज। सो पहले हम एस फेज के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये जो एस फेज में हम ऑलरेडी जानते हैं, एस फेज में क्या होता है, तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो होता है। आप अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, जो है यूकैरियोटिक का रेप्लिकेशन के बारे में, जाके देख सकते हो, समझने में आसानी होगी। एस फेज में सिर्फ हम डीएनए रेप्लिकेशन का जो इनिशियल स्टेप्स है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। एस फेज में क्या है, ऑलरेडी जो ऑरिजिन्स है ये डीएनए का, आप जैसे डायग्राम में देख सकते हो, ये जो पूरा है डीएनए का, ये जो जहां पर ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स ग्रीन का आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, तो ऑरिजिन साइट। इस ऑरिजिन साइट में आके जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स है वो बनता है। प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स के साथ ही जो हमारा डीएनए हेलिकेज है वो भी प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है। ये जो ऑरिजिन है, फिर ऑरिजिन्स में आके प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, G1 फेज में। G1 फेज में और जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स हमारा बन रहा है, उसके बाद एस फेज में जब आएगा ये जो डीएनए एस फेज में आएगा। एस फेज में आने के बाद इसका एक्टिवेशन, जो डीएनए हेलिकेज है, ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर जो डीएनए हेलिकेज है उसका एक्टिवेशन होगा। और ये जो डीएनए हेलिकेज दोनों जो पेयर ऑफ डीएनए हेलिकेज दोनों साइड मूवमेंट करेगा। ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये रेप्लिकेशन बबल, और यहाँ पर दो साइड रेप्लिकेशन फॉर्क तैयार होता। तो बेसिकली यहाँ पर दोनों जो डीएनए हेलिकेज हैं इसका मूवमेंट होगा और अल्टीमेटली डीएनए का जो सिंथेसिस है वो शुरू होगा, मतलब इनिशिएट होगा। इस फेज में जो जीएनए है उसका डुप्लीकेशन हो रहा है, वो रेप्लिकेशन हो रहा है। तो क्रोमोसोम का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है, जो एक साइकिल में एक बार ही क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होगा। मतलब आपका पूरा जो लाइफ साइकिल है, उस पूरा लाइफ साइकिल में आप एक बार शादी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, वो तो अलग बात है, पर यहाँ पर एक स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि एक साइकिल में क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन और एक बार ही होगा। इसको इंश्योर कैसे करें, मतलब एक बार साइकिल में एक बार ही क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन है, इसको इंश्योर करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो डिस्कस करते हैं। पहले तो जो इनिशिएशन स्टेप है रेप्लिकेशन का, जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन स्टेप है वो दो स्टेप में डिवाइड किया गया है। ये जो दो स्टेप है ये भी डिफरेंट टाइम में होता है। ये दोनों स्टेप मिल के इंश्योर करता है कि जो डीएनए क्रोमोसोम का जो रेप्लिकेशन है वो एक सेल साइकिल में एक बार है। पहले तो G1 फेज, पहला स्टेप कब होगा, लेट माइटोसिस एंड अर्ली G1। यहाँ पर G1 ही सिर्फ हम देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो प्रोसेस है वो लेट माइटोसिस से शुरू हो जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अर्ली G1 देख लेते हैं। इन लेट माइटोसिस एंड अर्ली G1 में जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स है वो ऑरिजिन के साथ ऑलरेडी बाइंड कर चुका है। प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी, ये ऑरिजिन है, इसके साथ आके जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स है, मतलब हमारा जो डीएनए हेलिकेज है वो आके बाइंड कर चुका है। ये जो स्टेप है, मतलब G1 लेट माइटोसिस एंड अर्ली G1 का जो स्टेप है, ये जो पहला स्टेप है इसको लाइसेंसिंग ऑफ रेप्लिकेशन ऑरिजिन कहा जाता है, क्योंकि जब तक ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स आके ऑरिजिन के साथ बाइंड करेगा तब तक रेप्लिकेशन का इनिशिएशन नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी दूसरा स्टेप में क्या होगा,
दूसरा स्टेप आएगा एस फेज में। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होगा एस फेज में। एस फेज में क्या होता है, तो एस-CDK का एक्टिवेशन। जब एस-CDK का एक्टिवेशन हो जाता है एस फेज में, तो ये जो डीएनए हेलिकेज है, इसके साथ प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का पार्ट है डीएनए हेलिकेज, उसका एक्टिवेशन हो जाता है। जब डीएनए हेलिकेज का एक्टिवेशन हो जाता है, तब ये जो सपोज जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों साइड मूव करेगा। ठीक है, ये जाके दोनों साइड, सॉरी ये हमें ग्रीन में करना है, ये ग्रीन में होगा। ठीक है, सो ये दोनों साइड मूव करेगा। दोनों साइड मूव करने के बाद ये जो ओरिजिन है, ये जो ओरिजिन मतलब ये दोनों जो हेलिकेज है, ये दोनों साइड मूव करेगा। फिर रेप्लिकेशन बाबल और यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क तैयार होता है। पर ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन दूसरी बार यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तब तक जब तक ना इसके साथ प्री रेप्लिकेटिव जो कॉम्प्लेक्स है आके फिर से बाइंड करे। पर प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स एस फेज में तो फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारा मैकेनिज्म है बाद का। इसके बाद में जो हम डायग्राम देखेंगे उसको हम और भी डिटेल्स समझ पाएंगे। सो ये एस फेज में दोबारा प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो सकता। एस फेज में सिर्फ एस-CDK का एक्टिवेशन होगा, और ऑलरेडी जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बन चुका है उसका एक्टिवेशन होगा, डीएनए हेलिकेज का मूवमेंट होगा, इलोंगेशन फेज होगा, फिर रेप्लिकेशन प्रोसेस का कंप्लीशन होगा। सो रेप्लिकेशन ऑलरेडी हम इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके पहले तो एक स्टेप में हो गया हमारा प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स जो लेट माइटोसिस एंड अर्ली G1 में होगा, और दूसरा होगा कब, हमारा एस फेज में। सो ये दोनों स्टेप से ये इंश्योर होता है, मतलब ये सुनिश्चित होता है कि जो एक साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन एक बार ही हो सकता है, क्योंकि एक बार अगर ये हेलिकेज का मूवमेंट हो गया, ये ओरिजिन दोबारा यूज नहीं हो सकता जब तक ना इसके साथ प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स आके बाइंड करे। सो ये दोनों स्टेप इंश्योर करता है। तो थोड़ा बहुत हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। पहले क्या हुआ, ये जो डीएनए है इसके साथ ओरिजिन साइट है, इस ओरिजिन साइट में प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बाइंड हुआ है। ये कब होगा, सो अर्ली G1 में, ऑलरेडी लेट माइटोसिस एंड अर्ली G1 में प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स ओरिजिन के साथ बाइंड करता है। ओरिजिन प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स में ORC रहता है, CTC6 रहता है, CTD2, फिर उसके बाद CTC6 एंड CTD2 का रिमूव हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, फिर उसके साथ आगे डीएनए हेलिकेज बाइंड करता है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जो भी है उसको हम जो बाद का डायग्राम है उसमें हम और डिटेल समझेंगे। सो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा G1 में। अभी ये कहाँ एंटर करेगा, एस फेज में। एस फेज में जब एंटर करेगा किसका एक्टिवेशन होगा, एस-CDK का एक्टिवेशन होगा। जब एस-CDK का एक्टिवेशन होगा तो कुछ फॉस्फोराइलेशन इवेंट होगा, उसकी वजह से जो डीएनए हेलिकेज है वो एक्टिव हो जाएगा। डीएनए हेलिकेज एक्टिव हो गया तो डीएनए हमारा जो इनिशिएशन प्रोसेस है रेप्लिकेशन वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद इलोंगेशन प्रोसेस एंड अल्टीमेटली हमारा एक जो पेरेंट स्टैंड से दोनों डॉटर स्टैंड बनेगा। ये तो हो गया एस फेज। एस फेज कंप्लीट हो गया, फिर आएगा एम फेज। एम फेज में कौन एक्टिवेट होगा, तो एम-CDK का एक्टिवेशन हो जाता है एम फेज में। एम-CDK का एक्टिवेशन होने के बाद जब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होगा, मतलब मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन में क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, उसमें एपीसीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते क्योंकि अर्लियर जो वीडियो है वो उसमें हम जाके देख सकते हो। सो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होगा दोनों सेल, ठीक है। क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होने के बाद फिर से एम के बाद G1 जब साइकिल आएगा, मतलब ये तो रोटेट एक साइकिल है, एम के पास कौन आएगा, G1। फिर से जो G1 फेज है इसमें क्या होता है, G1 फेज, अर्ली जो G1 फेज में इसका एपीसीसी का एक्टिवेशन होता है। एपीसीसी का एक्टिवेशन में क्या रोल है बाद में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत बाद में, मतलब थोड़ा आगे इसको देखेंगे एपीसी का रोल क्या है। एपीसीसी का एक्टिवेशन होगा एंड CDK का इनएक्टिवेशन होता है अर्ली G1 पे, एंड फिर से जो प्री असेंबली ऑफ द न्यू प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, फिर से जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बन जाता है अर्ली G1 फेज में। सो ये हमारा हो गया दूसरा डायग्राम। ये दूसरा डायग्राम से हम इजीली जो प्रोसेस है उसको समझ पाएंगे। तो ठीक है, पहले तो हो गया, ये हो गया डीएनए,
इसके साथ कौन बाइंड हुआ है, ORC। ORC का मतलब ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ये सब हम ऑरिजिन में डिस्कस कर चुके हैं, रेप्लिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं। सो रेप्लिकेशन को देखने के बाद ये देखिए आपको मतलब समझने में आसानी होगी। सो ORC आके जो ऑरिजिन साइट है डीएनए का उसमें बाइंड किया हुआ है। मतलब जब लेट माइटोसिस आता है या फिर जो अर्ली G1 फेज, इस लेट माइटोसिस एंड अर्ली G1 फेज में क्या हो जाता है, इसका लोडिंग मतलब ORC जो ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स है उसके साथ आके CDC6 एंड CDT1 ये दोनों प्रोटीन आके बाइंड कर जाता है, कोलाबोरेट करता है किसके साथ, ORC के साथ। यहाँ पर हम दिखाया नहीं है क्योंकि उतना ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं CDC6 एंड CDT1 आके कोलाबोरेट किसके साथ करता है, तो ORC के साथ। CDC6 एंड बेसिकली ये एक डीएनए हेलिकेज लोडर है। डीएनए हेलिकेज हमारा ऑलरेडी है MCM हेलिकेज। इस MCM हेलिकेज को आके लोड करवा देता है। फिर ये लोड करने के बाद एक प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बन जाता है G1 फेज में। सो अर्ली G1 फेज में ही जो सारा प्रोटीन है CDC6 CDT1 आके ORC के साथ बाइंड करता है। फिर MCM जो हेलिकेज है मतलब डीएनए जो हेलिकेज है वो लोड होता है, अल्टीमेटली प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनता है। ये प्री रेप्लिकेटिव जो कॉम्प्लेक्स है एंटर करता है किसमें, एस फेज में। एस फेज में एंटर करने के बाद जो ACDK है इसका काम क्या है, मतलब ACDK है इसका काम क्या है। ACDK क्या करता है, जो इनिशिएटर प्रोटीन से बहुत सारा ACDK फॉस्फोराइलेट करता है, बहुत सारा ऐसा इनिशिएटर प्रोटीन्स को ACDK जाके फॉस्फोराइलेट करता है। जब इनिशिएटर प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हो गया तो ये इनडायरेक्टली जो रेप्लिकेशन है उसमें हेल्प करता है, मतलब इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। डीएनए जो हेलिकेज है उसका एक्टिवेशन में हेल्प करता है। दूसरी तरफ DDK काइनेज है। DDK काइनेज क्या करता है, डीएनए हेलिकेज का कुछ स्पेसिफिक सब यूनिट को जाके फॉस्फोराइलेट करता है, फिर जो डीएनए हेलिकेज है वो एक्टिव हो जाता है। तो अल्टीमेटली डीएनए हेलिकेज का एक्टिवेशन में ये हेल्प करता है जब ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स हमारा इंटर किस में किया, एस फेज में। तो अभी प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स में वो तो फॉर्म हो गया, दोनों तरफ जो सब यूनिट है डीएनए हेलिकेज का वो दोनों तरफ मूवमेंट शुरू किया और अल्टीमेटली एक रेप्लिकेशन बबल्स बना, रेप्लिकेशन फॉर्क हुआ। और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, ACDK दूसरी तरफ क्या कर रहा है, इनएक्टिवेशन ऑफ ORC CDC6 एंड CDT1। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, इसको रिमूव कर देता है, बाद में ये CDC6 एंड CDT1 को भी डिग्रेडेशन किया जाता है। तो बेसिकली ACDK क्या करता है, ORC को फॉस्फोराइलेट करके इनहिबिट कर देता है, CDC6 को इनहिबिट कर देता है और जो CDT1 है इसको भी इनहिबिट कर देता है। अगर इसको इनहिबिट नहीं किया गया तो ऐसा भी हो सकता है, सपोज ये स्पेस में अभी रेप्लिकेशन चल रहा है, ORC थ्रू आउट द सेल साइकिल ऑरिजिन में बाइंड हुआ है, यहाँ पर भी बाइंड हुआ है, यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर एक फॉस्फेट ऐड कर दिया है, ये अभी इनएक्टिव है। तो इस इनएक्टिव ORC के साथ आके CDC6 या CDT1 बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी CDC6 और CDT1 को भी इनएक्टिवेट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आके बाइंड नहीं कर सकता, दोबारा से प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। अगर इसको इनहिबिट हम नहीं करके रखते तो इस ORC के साथ CDC6 एंड CDT1 आके बाइंड करता, फिर प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बन जाता और क्या मतलब दूसरी बार अगर रेप्लिकेशन शुरू भी हो सकता था, पर हमें एक जो सेल साइकिल में एक बार ही रेप्लिकेशन चाहिए, इसलिए ACDK बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। फिर अल्टीमेटली ये G1 तो सारा ए स्पेस हुआ, फिर अल्टीमेटली ये कहाँ एंटर किया, ये आया हमारा G2 फेज में। हम देख पाते हैं जो कंप्लीट जो डीएनए का रेप्लिकेशन उसका कंप्लीशन हो गया एंड अल्टीमेटली दो स्टैंड डॉटर स्टैंड बना। सो ये जो डायग्राम, फिर ये जो डायग्राम है इसमें हम और एक चीज़ मतलब यहाँ पर नहीं है वो हम बोल देते हैं। तो उसमें क्या है, एक एपीसीसी प्रोटीन है, एपीसीसी हम ऑलरेडी जानते हैं, एपीसीसी और जो साइक्लोम प्रोटीन है एक यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम है। तो ये एपीसीसी का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का जो मैकेनिज्म है इसका कंट्रोल। जैसे एससीडीके इनहिबिट कर रहा था ORC CDC6 और बाद में भी जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स है उससे बनने में इनहिबिट किया जाता है एससीडीके के द्वारा, ठीक उसी तरह से एपीसीसी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैसे, जब लेट माइटोसिस या फिर
अर्ली G1 आता है तो एपीसीसी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई, मतलब एपीसीसी एक्टिव रहता है। एपीसीसी जब एक्टिव रहेगा ये जाके इनिबिट करेगा, सॉरी डिस्ट्रक्शन करेगा किसका, एक जेमिनिन प्रोटीन का। बेसिकली ये जो जेमिनिन प्रोटीन ये है क्या, जेमिनिन प्रोटीन जाके जो CDT1 का एक इनिबिटर प्रोटीन है, CDT1 को इनिबिट करके रखता है। सो इन लेट माइटोसिस एंड अर्ली G1 में एपीसीसी जाके जेमिनिन प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन करता है, तब CDT1 हमारा फ्री हो जाता है, फ्रीडम मिल जाता है उसका, फिर जाके CDC6 CDT1 जाके प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, पर जब लेट G1 आता है तो एपीसीसी को टर्न ऑफ किया जाता है। जब एपीसीसी टर्न ऑफ हो गया तो जेमिनिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा। अगर जेमिनिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो CDT1 जो प्रोटीन है उसका फंक्शन इनहिबिट होगा और जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा लेट G1 से G1 में, मतलब एस फेज में भी वो नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह से एपीसीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक साइकिल में एक बारी क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, एक साइकिल में आप लाइफ साइकिल में एक बारी आप शादी कर सकोगे। ज़्यादा भी करो उसका कोई मतलब नहीं, पर साइकिल में एक बार होगा। ठीक है, एससीडीके के जैसे, मतलब एससीडीके जैसे प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स को बाद में अगर प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाए, इसलिए CDT1 CDC6 ORC को इनहिबिट कर रहा था, मतलब इनएक्टिवेट कर रहा था। ठीक उसी तरह और एक प्रोटीन है जिसका नाम है एपीसीसी, ऑलरेडी इसको हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। सो एपीसीसी और जो साइक्लोम है ये एक बेसिकली यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम है। ये क्या करता है, जब अर्ली G1 मतलब अर्ली G1 या फिर जो लेट माइटोसिस आता है तो एपीसीसी एक्टिवेट हो जाता है। अगर एपीसीसी एक्टिवेट हो गया तो ये जाके डिस्ट्रक्शन करवाता है किसका, जेमिनिन का। सो जेमिनिन को डिस्ट्रक्ट कर देता है एपीसीसी। जेमिनिन बेसिकली है क्या, जेमिनिन है एक इनहिबिटर प्रोटीन किसका, तो CDT1 का एक इनहिबिटर प्रोटीन है जेमिनिन। अगर जेमिनिन को जब डिस्ट्रक्शन किया जाता है लेट माइटोसिस या फिर अर्ली G1 में तो CDT1 फ्री हो जाता है, उसको फ्रीडम मिल जाता है। CDT1 एंड CDT6 मिलके जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स है वो बनने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर जब लेट G1 आएगा, लेट G1 में क्या, एपीसीसी जो और जो साइक्लोम जो हमारा यूबिक्विटिन जो लाइगेज एंजाइम है इसको टर्न ऑफ किया जाता है। जब एपीसीसी टर्न ऑफ हो जाता है तो जेमिनिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अगर जेमिनिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो जो CDT1 का फंक्शन इनहिबिट होगा, CDT1 काम नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। सो एससीडीके के साथ साथ एपीसीसी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी इस फेज में हम देख चुके हैं कि जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, उसका तो डुप्लीकेशन हो गया। अभी क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन के साथ साथ इसके साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स है, क्रोमाटिन प्रोटीन्स है, हिस्टोन्स है, उसका भी डुप्लीकेशन होता है। तो बेसिकली जो एससीडीके है, एससीडीके काम क्या करे, एससीडीके स्टिमुलेट करता है जो 4 सब यूनिट है हिस्टोन का, उसका सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है एससीडीके। फिर ये जो हिस्टोन्स आके एक ऑक्टामर फॉर्म करता है, न्यूक्लियोसोम के अंदर असेंबल होता है, इसमें हेल्प करता है जो न्यूक्लियोसोम असेंबली फैक्टर। सो ये सारा प्रोटीन को भी सिंथेसिस होना है एस फेज में। ठीक है, एस फेज में ये तो हो गया, सिंथेसिस हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, हिस्टोन का भी डुप्लीकेशन हो गया, पैकेजिंग हो गया। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक प्रोटीन है, उसका नाम है कोहेसिन। कोहेसिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली जो सिस्टर क्रोमाटिड आइडेंटिकल कॉपीज बना, इसको हम सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं। इस सिस्टर क्रोमाटिड को एक जगह पे रखने के लिए, सिस्टर क्रोमाटिड को एक जगह पे रखने के लिए एक पेयर, मतलब ये जो पेयर है सिस्टर क्रोमाटिड का, इसको एक जगह में रखने के लिए एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म लाइक दिस, ऐसे करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। सो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कौन करेगा, तो
कोहेसिन, बेसिकली कोहेसिन एक एसएम, इसका दो जो सब यूनिट है आप देख सकते हो, इस किसके अंदर पड़ रहा है, एसएमसी फैमिली प्रोटीन के अंदर। सो ये पार्ट है एसएमसी3, इसका पार्ट है एसएमसी1, इसके साथ ये दोनों के साथ आके ACC3 एंड ACC1 आके एक कॉम्प्लेक्स कोहेसिन कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, और ये एक रिंग जैसा, मतलब ऐसे एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, देख सकते हो, ये एक रिंग जैसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये दो है सिस्टर क्रोमैटिड, इसके चारों तरफ जो रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा अलोंग द रेंज बहुत सारा रह सकता है सिस्टर क्रोमैटिड का। सो कोहेसिन बेसिकली इसका रोल क्या है, कोहेसिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइटोटिक स्पिंडल के साथ जो सिस्टर क्रोमैटिड का प्रॉपर अटैचमेंट होता है उसमें बहुत सारा हेल्प करता है। फिर जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन है ठीक से सेग्रीगेट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर ये जो कोहेसिन प्रोटीन है ये अगर एब्सेंस है, ये नहीं रहा तो क्या होगा, तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है आपस में जुड़ा हुआ ही नहीं रहेगा, तो ये डिस्पर्स्ड हो जाएगा। अगर ये डिस्पर्स हो जाएगा तो माइटोटिक स्पिंडल के साथ इसका अटैचमेंट होना मतलब नहीं हो पाएगा ठीक से। अगर ठीक से नहीं हो पाएगा तो क्रोमोसोम का ठीक से सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारा एबनॉर्मलिटीज आ सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। सो ऐसे बहुत चीज़ हो सकता है अगर कोहेसिन मिसिंग रहे। तो कोहेसिन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जो सेल साइकिल प्रोसेस है उसमें।